डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम कैप्सूल की श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे 2019 अनसॉल्व पेपर के कुछ चुने हुए प्रश्नों के बारे में। याद रखिएगा, 2019 अनसॉल्व पेपर के कुछ चुने हुए प्रश्नों के बारे में। और साथ ही आपके लिए रहेंगे कुछ होमवर्क्स जो कि आपको दिए जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट देख क्या रहे हैं आप तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं सवाल को शुरू करता हूँ। चलिए, आप लोग देखिए क्या है यहाँ पे सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल आपको दिख रहा होगा कि 8 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 8 ग्राम NaOH है और 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो मोलरता आपसे पूछा, तो ज़रा आप मोलरता का फार्मूला बताएंगे क्या मुझे। मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है W/m/V। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोलरता का फार्मूला थोड़ा सा कट हो रहा है, मैं इसको किनारे लिखता हूँ। मोलरता का फार्मूला है W/m/V। आप ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ W क्या है लिख लीजिएगा किनारे आप लोग, विलेय के ग्राम में मात्रा, M क्या है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और V क्या है विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इतना आपने देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा है 8 ग्राम NaOH मतलब को विलयन में घोला गया है, अर्थात यहाँ पे NaOH विलेय है, तो आप ऐसे लिखिएगा NaOH अर्थात विलेय की मात्रा, इसको आप प्रदर्शित किससे करेंगे, W से। उसकी वैल्यू दी गई है आपको 8 ग्राम। ठीक है ना। फिर देखिए इस NaOH का आप लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। NaOH का मोलर द्रव्यमान आप लोग निकाल लीजिए। जो NaOH का आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, इसमें आपको दिखेगा क्या, ये जो आपका मोलर द्रव्यमान होगा वो m के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैसे निकलता मैं आपको आज ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें Na दिख रहा है, तो आप लोग लिख दीजिए Na का परमाणु भार, प्लस आपको ऑक्सीजन दिखा तो आप लिख दीजिए ऑक्सीजन का परमाणु भार, फिर प्लस लिख दीजिए हाइड्रोजन का परमाणु भार। मतलब जितने लोग दिखें आपको उनके परमाणु भारों को जोड़ देना है। अगर जैसे मान लीजिए H के नीचे 2 लिखा होता तो यहाँ पे हम लिख देते 2 गुणा H का परमाणु भार, फिर इसके पहले प्लस लगाते। ठीक है, ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए एक से ही काम चलाना होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे H का, और यहाँ पे आपको का मोलर द्रव्यमान रहेगा। तो देखिए Na का परमाणु भार आप जानते होंगे 23, और ऑक्सीजन का 16, और इसका 1, टोटल हो गया 40। टोटल कितना हो गया, 40। आप ये बात को ध्यान में रख लेंगे। तो ये तो आपको मिल गया W और M। अभी V चाहिए। V क्या है, विलयन का आयतन। V है आपका विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसके बराबर मानेंगे, V के बराबर, जो कि आपको दिया गया है 450 ml। तो जरा आप इस बात पे फोकस करिए कि ये ml में दिया गया है, परंतु आपको इसे चेंज करना है लीटर में, क्योंकि मोलरता के फॉर्मूले में लीटर में फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 1000 का। याद कर लीजिएगा, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो आपको ml को लीटर में बदलना है, अर्थात उल्टा है, तो भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए। ये देखिए 5 से 45 कट गया आपका 9 बार में। कितनी बार में, 9 बार में। और 5 से ये 100 कट गया 20 बार में। मतलब टोटल आ गया 9/20। और किस में आ गया, ये लीटर में आ गया। किस में आया, लीटर में। तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए ज़रा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। तो जो आपका V आया वो आ गया 9/20 लीटर्स। अब आप लोग मोलैरिटी निकालिए, मोलरता निकालिए। तो जो आपको मोलरता मिलेगी
वो मिलेगी W/m/v। तो आपने W देखा 8 ग्राम था, और जो आपने M देखा वो आया था 40, और ये आपने देखा 9/20। तो आपने 20 से काट दिया इसको 40 को 2 बार में, तो आपको मिल गया 8/2 गुणा 9। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से आपको देखना है 2 से 8 को काट देना है, तो आ जाएगा 4/9। मतलब आपको 9 का भाग 4 में देना है। तो 9 का भाग 4 में तो जाता नहीं है, 0 लगाइए, दशमलव लगाइए, 40 हो जाएगा। 9 चौका 36, फिर 40, 9 चौका 36, 4 4 4 आता जाएगा। और मात्रक क्या होता है इसका मोलरता का? मोल प्रति लीटर। ये हो गया आपका सवाल का आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान सवाल था, और इस टाइप के सवाल आपसे 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आप तुक्का मत लगाइएगा कि एक ही नंबर का मैं लगा दूं, आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा और फिर सवाल लगाइएगा, ठीक है ना। ये बात को आपको ध्यान में रखिए, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमको सही मिला इसमें? इसमें हमको ऑप्शन नंबर सही मिला 1। ऑप्शन नंबर 1 हमें यहाँ पे सही मिल गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पहला सवाल समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर, जो कि एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। कल भी इसकी बात हुई थी धातु की प्रकृति पर। तो सीधी सी बात है, धातु बदलेगी तो उसका इलेक्ट्रोड विभव बदलेगा। तभी तो हमारी ECS बनाई गई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आशा करता हूँ कि ECS आपको पूरी तरह से याद होगा। नहीं याद होगा तो आज ही आप याद कर लीजिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा, विलयन के ताप पर आपने नष्ट समीकरण में देखा ही था, RT/NF लिखा हुआ था नीचे, जहाँ T होता है परम ताप, मतलब ताप पर भी निर्भर करता है। विलयन की मोलरता पर, मोलरता अर्थात सांद्रता, यहाँ पे जो आपने देखा था फॉर्मूले में नष्ट समीकरण में, उस दिन मैंने नष्ट समीकरण लिखा था पिछली क्लास में, log बेस E OS/RS। तो इसमें जो OS और RS है वो क्या है? विलयन की ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था की सांद्रता, जो कि किस पद में होती है? मोलरता के पद में होती है, ठीक है। तो ये भी निर्भर करता है, अर्थात चौथा ऑप्शन इसका सही होगा इनमें से सभी पर, ठीक है। पिछले में भी यही सवाल पूछा था, परंतु उसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, आज के लिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका सवाल है, काफ़ी बढ़िया और प्यारा सवाल है। लिखा क्या हुआ है? एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसकी अर्धायु 400 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? निकालिए आप लोग, वेग स्थिरांक क्या होगा इसका। तो आपने देखा कि मान लीजिए इसका वेग स्थिरांक हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। इसकी अर्धायु अर्थात T½ दिया गया है। कितना दिया गया है? 400 सेकेंड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अर्ध आयु T½ का फॉर्मूला क्या होता है। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। याद रखिएगा, प्रथम कोटि के लिए जो एक कोटि का अभिक्रिया होती है, इसके लिए जो T½ होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो आपको तो यहाँ पे K निकालना है, इसीलिए इस फॉर्मूले को कर दीजिए उल्टा, रख दीजिए मान, और लग जाएगा आपका सवाल, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए, देखिए 0.693/400, सॉरी T½ रखना होगा आपको पहले, फिर इसमें आप मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर 0.693/400, ठीक है। तो आप ज़रा देखिए, इसका 100 अलग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये 0.693/4 इंटू 100। अब आप एक काम कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। कितनी बार में? 0.1। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, अगले पेज पे चलते हैं, फिर से उसी चीज़ को हम लोग नोट करते हैं। 0.693/4 इंटू 100 मैंने अलग कर दिया इसको। अब 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 0.41 जा 4 1 जाएगा, 2 बचेगा कैरी, 29, 4 से 1 जा 28, 13 बचेगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 3 जा 12, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, इतने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको।
अब देखिए आंसर क्या है आपका 0.173 अपॉन 10⁻²। आप इसको लेके चले जाइए ऊपर तो हो जाएगा 0.173 इंटू 10⁻², क्योंकि अगर हम पावर को नीचे से लेके ऊपर जाते हैं तो उसकी सिंबल चेंज कर देते हैं, अर्थात उसका चिन्ह बदल जाता है। किसी भी घात को नीचे से ऊपर ले जाइए चाहे ऊपर से नीचे ले जाइए, उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, ये याद कर लीजिएगा। जैसे नीचे से ऊपर ले गए आप घात का चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए यहाँ पे ना, क्योंकि आपको देखिए जो आंसर्स दिए गए हैं, आंसर क्या दिया गया देखिए यहाँ पे सब 1.1.1 करके दिया गया है। मतलब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो कटा हुआ है इसको वैज्ञानिक संकेतन बदलिए, दशमलव को एक अंक आगे आप लेके जाएंगे, याद रखिएगा। जहाँ पे पॉइंट लगा है उसको एक अंक आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.73। और जैसे ही हम पॉइंट को अपने मन से आगे ले जाते हैं 10 की घात माइनस में बढ़ जाती है एक, तो एक पॉइंट आगे ले गए 10 की घात -1 हो गया, -2 पहले से ही था, ये हो गया 1.73 इंटू 10⁻−3। और चूंकि यहाँ पे आप लोग प्रथम कोटि का पढ़ रहे हैं इसलिए इसका मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स। मैंने आपसे कहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता क्या है। पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए, नहीं तो आप परेशान होंगे आगे। याद रखिएगा गोबर उठाने के लिए आप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में गाय भैंस रहेगी नहीं तो गोबर कौन उठाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखिए ऑप्शन मिलाइए, देखिए दो ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं, 1.73 और 1.72, याद रखिएगा, इसीलिए आपको ध्यान से दिमाग से लगाना है। 1.73 इंटू 10⁻−3 सेकेंड पे -1, देखिए कितना निकटतम आंसर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा भी आप भटके ये आपको भटका देगा, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं था, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना था, जैसा कि आपको याद भी होगा ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा इसको, फार्मूले को जरूर। T12 = 0.693 अपॉन K किसके लिए होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होती है वो निश्चित होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु निश्चित होती है, क्योंकि इसमें कहीं प्रारंभिक सांद्रता जैसी बात नहीं आती है। K होता है K, जो कि वेग स्थिरांक खुद निश्चित होता है। चलिए, आज के अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए लिया गया है राउल्ट के नियम, जो कि वाष्प दाब का अवनमन से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप इस सवाल को होमवर्क में भी अपने देख चुके होंगे और आशा करता हूं कि आपने उसको लगा भी लिया होगा। इसमें ताप दिया गया है पहले 20 डिग्री सेल्सियस, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है अभी, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि राउल्ट का नियम का फॉर्मूला जरा लिख लीजिए। राउल्ट के नियम का फॉर्मूला होता है P-PS अपॉन P इज इक्वल P-PS अपॉन P इज इक्वल स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसका जो सवाल लगाने वाला फॉर्मूला होता है ना, इसका सवाल लगाने वाला फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए आप लोग, इसका सवाल लगाने वाला फॉर्मूला होता है P-PS बटे PS, याद करिएगा, P-PS बटे PS बराबर W इंटू M डैश अपॉन M इंटू W डैश। आप इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, PS अपॉन P-PS कर सकते हैं, तो हो जाएगा W डैश इंटू M अपॉन W इंटू M डैश, ठीक है ना। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जहाँ W और M क्या है, W और M विलेय के ग्राम्य मात्रा और उसका मोलर द्रव्यमान है, और जबकि M डैश और W डैश क्या है, विलायक की ग्राम्य मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस फॉर्मूले में देखना है कि यूज क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है P जो कि क्या है, P जो है विलायक का दाब है, किसका है, विलायक, याद रखिएगा, ये जो है विलायक का दाब है। और जबकि जो PS है, P सॉल्यूशन, ये है विलयन दाब, किसका दाब है, विलयन दाब, याद कर लीजिए। तो आप सवाल में देखिए किसका किसका दाब दिया गया है, विलेय करने पर वाष्प दाब इतने से घटकर इतना हो जाता है। मतलब जब आपने 10 ग्राम घोला तब इतना हुआ, तो पहले इतना था, अर्थात जब आपने घोला नहीं था तो आपके पास था विलायक। इसका मतलब जो पहले दिया गया है वही है आपका विलायक, और घटकर जितना हुआ वो है आपका विलयन, वो आपका क्या है, विलयन। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये जो P दिया गया है वो दिया गया है 17.535
5 mm। तो सवाल उठता है क्या इसको बदला जाए? नहीं, आपको इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए घटकर कितना हो गया? 17.235 mm। तो बात उठती है कि हम लोग नॉर्मली जो दाब होता है वायुमंडल में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे mm में दिया गया है, तो क्या इसे बदलना ज़रूरी है? इसे बदलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ऊपर भी दाब दिख रहा है, नीचे भी दाब दिख रहा है। दाब से दाब कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा। ये भी आपको W ग्राम में कट जाएगा, यम भी कट जाएंगे, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। याद कर लीजिए आप लोग। इसीलिए आप चाहे जिस मात्रक में लगा दीजिए, हाँ इन दोनों के मात्रक सेम सेम होने चाहिए। जैसे ये ऊपर वाला mm में है तो नीचे वाला भी mm में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा ये फार्मूला, आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठाइएगा, अभी हम इसको बाद में यूज करेंगे। पहले आप देखिए कि मान क्या क्या आपको दिया गया है। जो मान आपको दिया गया है पहले आप उसको ख़त्म करिए, उसको लिखिए, तब पता चलेगा आपको कि फार्मूला यूज कैसे होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे P आपने लिख दिया, PS आपने लिख दिया। फिर आपको बचा विद्युत अनपघट्य का 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। मतलब यहाँ पे विलायक जल है, विलायक जल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विलायक जल है। अगर ये विलायक जल है तो इसकी मात्रा क्या है? इसकी मात्रा, तो विलायक की मात्रा को मैंने कहा ना W डैश से प्रदर्शित करना है। 100 ग्राम, कितने ग्राम आपने जल लिया है? 100 ग्राम आपने जल लिया है। और इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इसे भी आप यम डैश से ही प्रदर्शित करिए, जो कि आएगा 18। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। और मान देख लीजिए, जो आपने विलेय घोला, तो जो विलेय है, विलेय की जो मात्रा है वो तो मानेंगे हम W, जो कि है 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम, ठीक है ना, आप ध्यान में रखेंगे। 10 ग्राम है। इसी का तुमको पूछ रहा है अणुभार, मतलब इसी का आपसे अणुभार M पूछ रहा है, तो आप इसको नीचे लिख लीजिए, अणुभार M इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपने इतनी बातों को लिख लिया, अब आप फटाक से फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं। तो किस नियम से? राउल्ट के नियम से। आप लिखेंगे यहाँ पे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है? P माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल W इंटू M डैश अपॉन M इंटू W डैश। सारी वैल्यू रखिए। आपको जो P की वैल्यू थी वो कितनी दी गई थी? P की वैल्यू थी, देख लीजिए एक बार ध्यान से, 17.535, और PS की वैल्यू थी 17.235। चलिए देखिए फटाक से देखिए आप लोग, 17.535 माइनस 17.535 माइनस माइनस लिखा हुआ है 17.235, और बटे विलयन का ही रखना है, मतलब 17.235। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि W की वैल्यू दी गई थी 10 ग्राम, M डैश आपको मिला 18 अपॉन, आपको जो यम है निकालना है क्योंकि विलेय का अणुभार निकालना है, और W डैश आपको दिया गया है 100 ग्राम। तो आप पहली बात तो 10 से 100 को 10 बार में कट कर दीजिए। यहाँ आपको घटाने के बाद बचेगा 0.300, और नीचे बचेगा 17.235 इज इक्वल 18 अपॉन M इंटू 10। तो आप ज़रा देखिए कि ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, इसमें आपको 300 दिख रहा है, तो 0 क्यों ना छोड़ दिया जाए। तो 0 अगर आप छोड़ देते हैं तो बचेगा आपका ऊपर 0.3 और नीचे बचेगा 17.235। तब तक आप एक काम और कर लीजिए, इस साइड में देखिए, आप 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार में, 2 से 18 को काट दीजिए 9 बार में। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9/m गुणा 5। तो आपको मालूम होगा इसको आप ऊपर भेज सकते हैं और इसको इधर नीचे भेज सकते हैं और इसको इधर ऊपर भेज सकते हैं।
तो आपको यम जब इधर आ जाएगा तो ऊपर चला आएगा और इधर 9 के साथ चला जाएगा 17.235 अपॉन 5 इंटू 0.3। तो आप देखिए एक एक अंक बाद दशमलव है नीचे, तो आप 10 का गुणा करा दीजिए, नीचे वाले का दशमलव हो जाएगा ख़त्म। तो आपको हो गया 9 और ऊपर एक अंक दशमलव और आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 172.35 और नीचे बच गया 5 गुणा कितना 3। चलिए काट दीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। देखिए 3 से 9 को काट दीजिए 3 बार में, 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 से कटा कितनी बार में, 5 तियाँ 15, 2 बचा 22, 5 चौका 20, 2 बचा आपका 23 हो गया, 5 चौका 20, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। तो बचा क्या अब हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, छोटा ये ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है, ये हो गया 3 गुणा 34.47। जब आप गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 चौका 12, 12 2, 14 को 4 हासिल 1, 3 चौका 12 13 को 3 हासिल 1 लगा, 3 तियाँ 9 1 10। ये आ गया आपका 103.41 उसका अणुभार, 103.41 इसका अणुभार आ गया। ठीक है ना, आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा सवाल था, बढ़िया था। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और फिर लगाइए, आपको समझ में आएगा क्या है यहाँ पे। हो सकता है दशमलव की गणना में कोई गलती हुई हो, तो आप लोग इसको अपने आप से देख के एक बार लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गलती नहीं की हुई है। अगर कोई गलती होगी तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गलती हुई कहाँ पे है आखिर। मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, वैल्यू भी हमने ठीक रखी है, 18 है, 100 है, 10 है और 535 से आपका 235 हुआ है, जो कि 300 का अंतर आया हुआ है। तो आपने इसको जब रखा है 17.235, तो ये आपका आया 5 से आपने जब भाग दिया इसमें 17.235 में, तो 17.235 में भाग देने पर, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपने इसकी गणना करके देख लिया होगा, यहाँ से तो 103.41 ही आ रहा है। अगर आपको कुछ और मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगले सवाल की ओर देखा जाए। अगला सवाल आपके सामने है, 9 ग्राम C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जरा आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वथनांक निकालना है। तो पहली बात तो आपको किसका क्वथनांक निकालना है, एक प्रकार से समझिए इसमें विलयन का क्वथनांक आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, विलयन का क्वथनांक आपसे पूछ रहा है, मतलब T2 पूछ रहा है। तो आपको विलायक का क्वथनांक मालूम होना चाहिए। तो विलायक है कौन यहाँ पे, विलायक का जो क्वथनांक है वो T1 है, जल है, जल। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, आप इतना इसको मान के चलिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद आपको यहाँ से जो फॉर्मूला मिलता है डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 मिलता है। T2 माइनस क्या मिलता है, T1। तो अगर आपको T2 निकालना है तो T2 को वहीं रहने दीजिए और आपको मिल गया डेल्टा TB प्लस T1 बराबर T2। तो जैसा कि आपको देखने को मिला कि आपको पहले डेल्टा TB निकालना पड़ेगा और फिर उसमें T1 जोड़ देना पड़ेगा, आपको T2 मिल जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिए। जो दाब दिया गया है ये आपको भड़काने के लिए दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसी दाब पर जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100.3 भी माना जाता है, लेकिन आप 100 मान के चलिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आप लोग, 9 ग्राम ग्लूकोज है अर्थात ग्लूकोज विलेय है इसमें। तो विलेय की मात्रा दी गई है आपको, आपको किसकी मात्रा दी गई है, विलेय की मात्रा। चूंकि आपको डेल्टा TB निकालना है ना, तो उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो W दिया गया है 9 ग्राम। बाकी इसका जो यम होता है, ग्लूकोज का यम, वो होता है 180। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज का जो यम होता है वो होता है 180। उसके बाद जो है विलायक, जो विलायक की मात्रा दी गई है W', कितना, W', वो दिया गया है 500 ग्राम। कितना दिया गया, 500 ग्राम। तो उसके बाद देखिए आपको W' मिल गया 500 ग्राम और फिर बाकी आपको Kb की वैल्यू दी ही गई है। कितना दी गई है आपको, Kb की वैल्यू दी गई है
52 kg मोल पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो केल्विन ग्राम मोल पे -1 दिया गया है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं, देखा जाए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा टी बी का मिलेगा। क्या होता है, के बी गुड़ा डब्ल्यू गुड़ा 1000 बटे एम गुड़ा डब्ल्यू डैश। तो आपने देखा के बी की वैल्यू दी गई थी 0.52 इंटू डब्ल्यू कितना दिया गया था 9 ग्राम गुड़ा 1000 आपको दिया गया है। और आपने देखा इसमें यम कितना था, ग्लूकोज का यम 180 निकाला आपने। डब्ल्यू डैश था 500 ग्राम जल में इसको घोला गया था। तो 500 से आपने काट दिया 1000 को, किसको काट दिया 1000 को, कितनी बार में, 2 बार में। उसके बाद देखिए 9 से आपने 180 को काट दिया कितनी बार में, 20 बार में। अब आपको मिल गया क्या 0.52 इंटू 2 अपॉन 20। तो 2 10 जा 20, अर्थात बच गया 0.52 अपॉन 10। तो ये और पीछे चला आएगा एक अंक 0.052। ये आपको मिल गया डेल्टा टी बी। तो इतने से ही काम नहीं चला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, काम इतने से ही आपका नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे निकालना है T2। क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो ज़रा देखिए आप लोग, अभी पीछे क्या देखा आपने कि जो T2 था इसका फॉर्मूला मिला था डेल्टा टी बी और प्लस क्या T1। डेल्टा टी बी आपने देख ही लिया 0.052 इंटू सॉरी इंटू नहीं होगा, प्लस T1 आपने देखा 100 था, कितना था 100। तो क्या हो गया 100 में जब इसको ऐड करेंगे आप लोग तो 100.052 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। यहाँ पे अंतर क्या था जो आपको जानना ज़रूरी था, ये जो निकाला गया विलयन का ताप, क्योंकि आपने डेल्टा टी बी तो बड़े आराम से निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे आप फंसेंगे। तो इसके लिए आपको वही फार्मूला याद रखना है कि डेल्टा टी बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है T2 और माइनस T1 होता है। आप लोग इसको पक्षांतर करेंगे और बनाएंगे, यहाँ से क्या बनाएंगे T2 बराबर डेल्टा टी बी प्लस T1 ऐड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप बताएंगे मुझे कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम क्या है। तो आप इस कोलराउस के नियम को पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उसके बाद होमवर्क में आप इसको लिखेंगे भी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए 2 नंबर में पूछा गया है। तो कोलराउस के नियम को समझाइए, अर्थात कोलराउस के नियम की जो परिकल्पना दी गई आप उसको लिखिएगा और फिर नीचे एक उदाहरण लिखिएगा, तब आपका कोलराउस का नियम पूरा होगा। उसमें समझाइएगा कि ऐसा ऐसा होता है, फिर उसके बाद उसको उदाहरण को आप लिखिएगा। आपकी कॉपी में सब कुछ लिखवाया गया है, ठीक है ना। आज का होमवर्क आपके लिए, आज का होमवर्क क्या है, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियाँ लिखिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको कोई भी यौगिक यहाँ पे जो भी मिल रहा है आपकी उसकी 2 रासायनिक क्रियाएं जरूर याद रखनी बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपको एथेनॉल पकड़ना है, एथेनॉल से एथेन बनाना है, एथेनॉल से एथेन बनाना है और एथेनॉल से एथॉक्सी एथेन बनाना है। कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपको बनाना है एथेनॉल से एथेन। पहले आप दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा रिएक्शन कराना है। और पहले अपने मन से करिएगा, नकल मत कराइएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको लिखवाया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये मैंने आपको पैटर्न में बताया हुआ है, पैटर्न में कैसे क्या बनता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, एक तो दारू पीने में हो जाएगा और एक आपको क्या बोलते हैं गैसोहॉल बनाने में, ईंधन। और संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। यहाँ पे मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना सबको लिखना पड़ेगा आपको, लिखिएगा। देख रहे हैं कितने नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में। फिर यहाँ पे सवाल, एक सवाल देखिए टिपिकल, मैं आपको इसको कल बताऊंगा, मैं कल आपको इसको बताऊंगा। मैंने कहा था अभी कार्बनिक नहीं कराऊंगा, लेकिन कल मैं आपको इसको बताऊंगा
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके लिए जानना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या है। नाभिक रागी का मतलब ही आप जानते होंगे, नाभिक स्नेही अर्थात सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलियर, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण द्वारा समझाइए कि KCN और AgCN की हैलो एल्केन से क्या क्रिया होती है। ये KCN की क्रिया मैंने आपको लिखवाई है और AgCN की नहीं लिखवाई थी, क्योंकि इसमें जो यौगिक बना था वो इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा था, याद रख लीजिएगा। लेकिन अब मुझे इसको भी बताना पड़ेगा, तो कल मैं आपको इसको बताऊंगा, कल की क्लास में, याद रखिएगा, ज़रूर बताऊंगा। तो आप इसको एक बार अपना दिमाग लगाइए कि उभयदंतीय नाभिक रागी हैं क्या। थोड़ा सा आप लोग उभयदंती लिगेंड से इसको कंपेयर करिएगा और इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करिएगा। हो सके तो इसकी परिभाषा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद मैं कल आपको इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और ये जो बोर्ड एग्जाम का कैप्सूल है ना, इसको आप लेना ना भूलें, याद रखिएगा। रात को आप लेना मत भूलिएगा, खाने के बाद रोजाना लीजिए। बोर्ड परीक्षा तक आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, नहीं लेंगे तो मस्त हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, इसीलिए लेना मत भूलिएगा। चलिए।